खुशी ना जाने कब से वैसे ही फर्श पे बैठी बस एक टक नीचे ही देखे जा रही होती है। उसे खुद को ही ये नहीं पता होता है वो कब से ऐसे ही बैठी है। और एक घंटे बाद राहुल और मोनिका दोनों ही तैयार होकर एक दूसरे का हाथ पकड़े रूम से बाहर निकलते हैं। तो दोनों देखते हैं खुशी अभी भी वैसे ही जमीन पर बैठी है। ये देख राहुल को पता नहीं क्यों पर बुरा लगता है। वही उसे ऐसे देख मोनिका हंसते हुए बोली, चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो अच्छे से पता है। इतना बोल वो राहुल से बोली, बेबी चलो ना, मुझे जोरों की भूख लगी है, हम डिनर करने चलते हैं। इस पर राहुल भी मुस्कुराकर बोला, हाँ चलो चलते हैं। इतना बोल वो दोनों खुशी के सामने से ही जाने लगते हैं। और कुछ सोचकर मोनिका बोली, बेबी हम दोनों तो बाहर जाकर डिनर कर लेंगे, पर इसका क्या, ये क्या करेंगी? और मुझे नहीं लगता इसके पास पैसे भी होंगे। मोनिका की बात पर राहुल हंसते हुए बोला, इसे रहने दो, यही हम दोनों चलते हैं। और वैसे भी एक दिन ये लड़की खाना नहीं खाएंगी तो मर नहीं जाएंगी। इतना बोलकर वो मोनिका का हाथ पकड़ उसे बाहर से ले जाता है। उन दोनों की बातें सुनकर और उन दोनों को ऐसे देखकर खुशी का दिल दर्द से भर उठता है। और वो जैसे ही अपनी जगह से उठने के लिए कोशिश करती है तो वह लड़खड़ा कर वापस नीचे गिर जाती है। काफ़ी देर तक नीचे ठंडे फर्श पर बैठे रहने के कारण उसके पैर सुन्न पड़ जा चुके थे, जिस कारण वो खड़ी नहीं हो पा रही होती है। पर किसी तरह खुद को संभाल कर खुशी अपनी जगह से खड़ी होकर उस बड़े से रूम को देखती है, जिसके अंदर ही 2 बेडरूम, एक लिविंग रूम और एक किचन भी होता है। ये होटल शिमला शहर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा 7 स्टार होटल होता है, जो किसी और का नहीं बल्कि उसके डैड का होता है। जहाँ वो ना जाने कितनी ही बार अपने राहुल के साथ इस होटल में आ चुकी थी मीटिंग के लिए। खुशी और राहुल दोनों ही बचपन से ही साथ रहा करते थे और काफ़ी कम उम्र में ही दोनों ने बिजनेस करना अपने डैड से सीख लिया था। यहाँ तक दोनों ने अपनी खुद की कई कंपनियाँ देश और विदेश दोनों में ही खोली थी, जो इस समय भी दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक थी। खुशी उस लिविंग रूम को देखती है और वहीं पर लगे काउच पर जाकर लेट जाती है। इस समय उसे अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होती है, साथ ही उसे उसका सर घूमते हुए महसूस होता है, जिस कारण सोफे पर लेटते ही उसको नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में चली जाती है। रात के करीब 2 बजे खुशी की नींद कुछ अजीब सी आने वाली आवाज़ों को सुनकर खुलती है। उस आवाज़ को सुन खुशी उठते हुए ही खुद से बोली, ये कैसी आवाज़ आ रही है? बोल वो सोफे से उठ जाती है और उन आवाज़ों को ध्यान से सुनने के बाद वो समझ जाती है ये आवाज़ मोनिका और राहुल की ही है, जिसे सुन पता नहीं क्यों पर खुशी की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो अपनी जगह से उठ कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जहाँ जाते ही उसे वो आवाज़ें तेज सुनाई देने लगती है, जिसे ना चाहते हुए भी वो इग्नोर नहीं कर पाती है और खुद को रोक भी नहीं पाती है। जब खुशी उस दरवाजे को हल्का सा खोल अंदर झांकती है तो खुशी की आंखों से बह रहे आंसू और भी ज़्यादा तेज हो जाते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाती है और वो वहाँ से तुरंत ही हट जाती है। रूम में अंदर राहुल और मोनिका दोनों ही किसी सांप की तरह एक दूसरे से चिपके होते हैं और दोनों के ही शरीर में एक भी कपड़ा नहीं होता है और उन दोनों को ऐसे इंटीमेट होते अपनी आंखों से देख खुशी खुद को संभाल नहीं पाती है। भले ही खुशी ने ये शादी अपनी मर्जी से ना की हो
और वो राहुल मित्तल से प्यार भी नहीं करती। पर एक सच तो ये भी है, राहुल मित्तल अब उसका पति है और अपने ही पति को अपनी आंखों के सामने किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख खुशी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और उससे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता है। उसके कानों में बार बार उन दोनों की प्यार भरी आवाज़ें गूंजने लगती है, जिसे याद कर वो अपने दोनों कानों को कस कर बंद कर लेती है और वो खुद को रोने से रोक नहीं पाती है। इसलिए वो उस होटल रूम से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते ही दरवाजे से टिक कर रोने लगती है और रोते हुए ही बोली, एक कैसा लड़का चुने आप सबने मेरे लिए, माँ पापा कैसा लड़का चुने जो मेरे ही सामने किसी और लड़की के साथ। बोलते हुए ही वो जोरों से रो पड़ती है। उसके रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा दर्द से भरी होती है जिसे सुन कोई पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। पर खुशी अपनी उस आवाज़ को बाहर नहीं आने देती है। वो अपने होठों पर हाथ रख रो रही होती है। थोड़ी देर वैसे ही रोने के बाद जब उसकी दोबारा उस रूम में जाने की हिम्मत नहीं होती है, तब वो अपने आंसुओं को पोंछ वहाँ से बाहर निकल जाती है और राहुल और मोनिका खुशी के वहाँ से निकल जाने की बात से अनजान एक दूसरे में ही डूबे हुए होते हैं। खुशी जब होटल के सबसे नीचे वाले फ्लोर में आकर वहाँ से भी बाहर निकल रही होती है, तभी उस होटल का मैनेजर खुशी को देख लेता है और खुशी को ऐसे वहाँ देख वो एकदम हैरान हो जाता है। और इससे पहले खुशी वहाँ से बाहर निकल पाती, मैनेजर जल्दी से भागकर उसके सामने आ बोला, मैम आप यहाँ पर इस समय, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी आपका रूम रेडी करवा देता हूँ। वो बोल ही रहा होता है, उतने में ही खुशी बोली, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है और हम में किसी को भी ये पता ना चले मैं यहाँ आई हूँ और तुम्हें भूल जाओ मैं इस होटल की मालकिन हूँ या ये होटल मेरा है। बस मुझे, मैं जब तक यहाँ हूँ एक मामूली गेस्ट समझो। इतना बोल वो वहाँ से जाने लगती है और मैनेजर उसकी बात सुनकर एकदम हैरान और परेशान दोनों हो जाता है। तभी खुशी रुक कर उससे बोली, मुझे बिला जाना है, जल्दी से ड्राइवर को बोलो वो मुझे बिला छोड़ दे। खुशी की बात सुन वो मैनेजर जल्दी से ड्राइवर को कॉल कर बुला लेता है और खुशी करीब 15 मिनट बाद ही एक बड़े से बिला के सामने खड़ी होती है। जब उस बिला के गार्ड उसे देखते हैं तो वो सब भी एकदम हैरान हो जाते हैं और उसे ग्रीट कर जल्दी से गेट खोल देते हैं। खुशी भी चुपचाप बिला के अंदर जाकर सीधे अपने रूम में चली जाती है और रूम में जाते ही वो सीधे बाथरूम में जाकर शावर चालू कर उसके नीचे बैठकर एकदम सिकुड़ कर बैठ कर रोने लगती है। उसकी आंखों के सामने बार बार बस मोनिका और राहुल का इंटीमेट होने वाला सीन ही आ रहा होता है, जिसे याद कर वो जोरों से रोते हुए ही बोली, क्यों भगवान जी, क्यों आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने क्यों राहुल के साथ ही मुझे भी अपने पास नहीं बुला लिया? क्यों ऐसा किया आपने? बोलते हुए वो अपने दोनों हाथों को जमीन पर पटकने लगती है, जिस कारण उसके हाथ में पहनी सारी चूड़ियाँ टूटकर वही फैल जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। पर खुशी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रोते हुए ही आगे बोली, मैं मानती हूँ ये शादी हम दोनों ने ही अपनी मर्जी से नहीं की, पर फिर भी हम दोनों हैं तो पति पत्नी ही। तो कैसे तुम मेरे साथ रहते हुए किसी और लड़की को अपने साथ लेकर आ सकते हो और कैसे उसके साथ वो सब। बोलते हुए ही वह फिर से रोने लगती है और सिसकते हुए ही बोली, जब तक हम साथ थे तब तक तो तुम ऐसा कुछ नहीं करते। बोल वो चुप हो जाती है।
और वैसे ही पानी के नीचे बैठी होती है। तभी उसे अपने प्यार की आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे बोला, अब बस भी कर खुशी, और कितना रोएंगी, चल उठ जा और कपड़े चेंज कर, नहीं तो तू बीमार पड़ जाएंगी। अपने राहुल की आवाज़ सुनकर खुशी रोते हुए उसे देखकर बोली, तूने देखा ना राहुल, जिस लड़के से तूने मेरी शादी करवाई, वो लड़का किसी और के साथ बोलते हुए ही वो फिर से सिसकने लगती है। जिसे ऐसे देख राहुल बोला, हाँ मुझे सब पता है। खुशी, मुझे सब पता है, पर तू क्यों खुद को चोट पहुंचा रही है, वो भी उस जैसे इंसान के लिए जिसे तेरी कोई परवाह नहीं है। चल उठ अब यहाँ से और कपड़े चेंज कर, नहीं तो तू बीमार हो जाएंगी। वैसे भी अभी तो तुझे कितनी ही लड़ाई लड़ना है, तू अभी से हार मान लेंगी तो तेरा क्या होगा। और तुझे अब चुपचाप सहना नहीं है खुशी, तुझे अब लड़ना होगा। मेरी खुशी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी जो बस चुपचाप सब कुछ सहे। मेरी खुशी तो लोगों को करारा जवाब देने वालों में से है। तो तू क्यों इतना सब कुछ सह रही है खुशी, तो लोगों को जवाब क्यों नहीं देती है, उन्हें उनकी ही औकात क्यों नहीं दिखाती जो तुझे बुरा भला बोल रहे हैं। अपने प्यार की बात सुनकर खुशी बोली, अभी नहीं राहुल, अभी नहीं, अभी मैं देखना चाहती हूँ वो दोनों और कितना नीचे गिर सकते हैं। जितना मैं अभी रोऊंगी, देखना मुझसे भी ज़्यादा एक दिन वो दोनों रोएंगे, पर तब उनके पास कोई भी नहीं होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से उठ जाती है।